तो आज का चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो साइंस में बहुत साल पहले हमारे ऋषि मुनि बहुत तपस्वी लोग थे और बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में भी उन लोगों ने बताया था। एटम्स के बारे में पहले ही बता दिया था महर्षि कणाद ने। चूंकि हम इंटरनेशनल फोरम पे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, इसीलिए हमारा नाम से उसका पेटेंट नहीं हो पाता है। 500 बीसी, क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले ही एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने 500 बीसी पहले ही बता दिया था। तो यदि हम मैटर को लगातार डिवाइड करते जाएंगे, देन वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटा से छोटा पार्टिकल हमें मिलता जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमें सबसे छोटा पार्टिकल्स मिलेगा और उसके आगे डिविजिबिलिटी, उसके आगे डिवीजन करना संभव नहीं होगा। और इस सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या दिया उन्होंने, महर्षि कणाद ने? परमाणु। तो ऐसा नहीं है कि सारी डिस्कवरी अंग्रेज और अमेरिकन नहीं किया है। हमारे महर्षि कणाद ने 500 बीसी पहले ही बता दिया था परमाणु के बारे में। उसी को आज हम लोग एटम कहते हैं। और फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर जो थे, उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है, ये एटम है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते इन्वायरमेंट में या दुनिया में। ये किसी न किसी के साथ कंबाइंड होके, जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों बातें किसने बताई थी? इंडियन फिलोसोफर ने, भारतीय लोगों ने, बहुत पहले। तो देखो, जिस टाइम में भारतीय फिलोसोफर्स ने बताया, उसी टाइम के 2-4 साल आसपास ग्रीक के फिलोसोफर्स ने सेम बात कही कि यदि हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब अब हम आगे उसको नहीं तोड़ सकते। एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या दिया? एटम। एटम का मतलब होता है कि इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी बातें किस पे बेस्ड थी? फिलॉसफी पे। फिलॉसफी बताए थे तुम लोगों को कि फिलॉसफी अपने सोच से दी जाती है, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से दी जाती है। लेकिन थ्योरी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो थ्योरी दी जाती है, वो लैब में प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंट होगा कि ये क्या होता है या नहीं होता है, और उसके बाद जो बात बोली जाती है वो है थ्योरी। लैब में कैसे टेस्ट करेंगे? तो लैब में सही में एटम को तोड़ के देखेंगे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो वो लैब के बेसिस पे असली साइंटिफिक थ्योरी हुई। समझ में आया? साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट करके बोलो। लेकिन सबसे शुरुआत में इन लोगों ने बोला था, महर्षि कणाद ने और ग्रीक के फिलोसफर्स ने, फिलोसफी के लेवल पर ही बोला था। 500 बीसी पहले उन्होंने बोला था कि परमाणु एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन 18th सेंचुरी आते आते तक पता चला कि जो एटम होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, नेचुरल। तो वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से जुड़े होते हैं। तो अब क्वेश्चन उठने लगा कि 2 अलग अलग टाइप के या 2 सेम टाइप के एटम क्यों कंबाइंड होते हैं, आपस में क्यों जुड़ते हैं? तो इसका जवाब अभी तक नहीं था लोगों के पास कि 2 एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। समझ में आया? इन लोगों को यह पता चल गया कि सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं और एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड होकर एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो कंबाइन करेगा क्यों, ये पता अभी तक नहीं चला। 18th सेंचुरी आ चुकी थी। सबसे पहले लेवोजियर ने 2 इंपॉर्टेंट लॉ दिए, जिन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम के कंबाइन होने से मास ना तो घटता है ना बढ़ता है। H2 + O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। तो जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास दोनों मिला के होगा उतना ही मास बनेगा H2O का। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लेबोजियर ने देखा कि किसी पार्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को हम कहीं से भी लाए, किसी भी सोर्स से लाए, वो कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना है उसका मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स रह रहा है। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है? H2O। तो H2O में मासेस का रेशियो कितना है? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का मास यदि देखोगे तो हाइड्रोजन का हो गया कितना? H2O है ना, तो H2 हो जाएगा 2 अपॉन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। तो काटोगे तो 8, 1:8 ग्राम। तो यदि हम हाइड्रोजन को 1 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन को 8 ग्राम लेंगे तो हमारा H2O कितना ग्राम बनेगा? 9 ग्राम। न घटेगा न बढ़ेगा, तो न घटेगा न बढ़ेगा, ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन ये 1:8 का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। लेबोचियर ने देखा कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स रह रहा है, मास का रेशियो। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 रहता है। चाहे उसको नदी से लाओ, तालाब से लाओ, कुआं से लाओ या अंडरग्राउंड वाटर लाओ, हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:8 ही रहेगा। वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, कहीं से भी वाटर लाओगे, कुआं से लाओगे, तालाब से लाओगे, सबका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:8। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इन सबका एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीजों को रिलेट करके लेबोजियर नहीं दे पा रहे थे। तो एक ब्रिटिश में एक स्कूल था, वहां के एक टीचर थे जॉन डाल्टन, केमिस्ट्री के टीचर थे। इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें कही जो हमारे रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा? इन्होंने भी डिविजिबिलिटी को ही आगे बढ़ाया, जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने भी एक चीज याद रखना, फिलॉसफी के आधार पर ही कहा, इन्होंने भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कहा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो था वो दोनों को एक्सप्लेन कर दिया जो साइंटिस्ट लोग पूछ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी, और अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी दिया। तो इसके 6 नियम है, ये याद रखना है, 6 के 6। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमेशा याद रखना। डाल्टन ने कहा था कि ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। दुनिया का कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इसे हम एटम कहते हैं, उस छोटे पार्टिकल को। 6 नियम जो उन्होंने दिए थे, एक एक करके हम देखते हैं। पहला है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। दुनिया के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम। और यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और तभी केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी वो तुरंत गलत हो गई थी। दूसरा नियम में इन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने क्या कहा था? एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग आगे पढ़ोगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मिला था, हमें प्रोटॉन भी मिला था और न्यूट्रॉन भी मिला था। तब जाके डाल्टन की यह थ्योरी गलत साबित हो गई। लेकिन डाल्टन के नाम से यही थ्योरी लिखा जाएगा, और यह बहुत बार पूछता भी है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखो। तीसरी बात क्या कही? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लो कि हाइड्रोजन के अलग अलग एटम हमने लाया, हा? ये कहीं से लाया, ये कहीं से, सारे के सारे कहीं कहीं से लाए गए हैं, एक जगह से नहीं।
लेकिन सभी के सभी है तो हाइड्रोजन। तो किसी फिक्स टाइप के एटम का मास भी फिक्स होता है, सभी का मास वन ही होगा, वन यूनिफाइड मास, वन यूनिफाइड मास, वन यूनिफाइड मास, वन यूनिफाइड, सबका वही होगा। सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन, तो इनका मास भी सबका बराबर होगा और ये सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी, सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का एटम अलग अलग बात फॉलो करे। चौथी बात क्या कही, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एटम के अलग अलग मास होंगे। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिफाइड मास, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिफाइड मास। क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो मास भी अलग और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। एक ही एलिमेंट की बात करेंगे तो ना तो मास अलग होता है, ना केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लेकिन यदि अलग अलग एटम की बात करेंगे तो मास भी अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। एटम्स कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम किस फॉर्म में कंबाइंड करता है, किस रेशियो में, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर की रेशियो में कंबाइन करता है। मतलब H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा कोई भी। ऐसा नहीं है कि H2 और O8 मिलकर वाटर बना लिया। जितने एटम है उतने ही एटम वाटर बनाएंगे, चाहे कितने भी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। हमेशा रिलेटिव नंबर फिक्स होता है। जैसे H2O लोगे किसी भी सोर्स से तो 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, ये क्वांटिटी फिक्स है बिल्कुल, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। थोड़ा सा वो ले लिए और थोड़ा सा वो ले लिए और H2O बन जाएगा। H2O में क्या होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये कट पिट के 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये 5 नियम हो गए इनके। छठे में इन्होंने क्या कहा, हाँ छठा हो गया कि इनका रिलेटिव नंबर हमेशा सेम रहेगा। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, चाहे कहीं का भी सोर्स हो। तो ये 6 बातें जॉन डाल्टन ने कही थी। एटम्स किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते उस टाइम के अनुसार। जैसे कोई घर बनता है तो घर में छोटे छोटे पार्टिकल यूज होते हैं ना, सैंड वगैरह के, सीमेंट वगैरह के, तो उन्हें सबसे स्मॉल पार्टिकल कहा जाता है जो वो घर बना रहा है। वैसे ही दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिस छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स भी कहते हैं। तो ये कितने साइज का होता है, एटम का साइज क्या होता है, ये नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा। हाँ, इससे देखने के लिए बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इनका साइज 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के सिलिकॉन के एटम कैसे होते हैं ये जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, सिलिकॉन का ये फोटो है। अब देखो तो एटम धीरे 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 डिस्कवर होने लगे और अलग अलग टाइप के एटम डिस्कवर होने लगे। तो इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टडी किया जाए अलग अलग टाइप के एटम्स का। सबसे पहले डाल्टन ने एटम्स का सिंबल बनाया कि भाई हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा होगा। ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाना इस डिजाइन को कि हाइड्रोजन एटम है। कार्बन का ऐसा होगा, ऑक्सीजन का ऐसा होगा, फास्फोरस का ऐसा होगा, सल्फर का ऐसा होगा, आयरन का ऐसा होगा, कॉपर का ऐसा होगा, लेड का ऐसा होगा। तो सभी एटम का सबसे पहले सिंबोलीकरण किसने किया, सिंबलाइज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट है बर्जिलियस, उन्होंने कहा कि एटम्स की डिस्कवरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से डिजाइन बना के कब तक याद रखा जाएगा। कुछ ऐसा कॉमन तरीका अपनाया जाए कि जिससे कि याद करना आसान हो जाए। तो बर्जिलियस ने क्या किया, सभी एटम के नाम का जो पहला लेटर या पहला 2 लेटर को लेकर उनका सिंबल बनाना शुरू किया। कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, ऐसे करके सिंबल बनाना शुरू किया। तो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट बैठे केमिस्ट्री के, जिस टीम को हम कहते हैं
आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे जो जहां से डिराइव हुआ, जहां से डिस्कवर हुआ, उस जगह के नाम पे नाम रख दिया। जैसे कॉपर साइप्रस से लिया गया था। कुछ का कलर के नाम पे, किस कलर का दिखता है उस आधार पर नाम रख दिया गया। जैसे गोल्ड, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड का मतलब क्या होता है? येलो। तो कलर के नाम पर भी लोग नाम रखने लगे और जिस जगह से ढूंढा गया उसे उस जगह के नाम पर भी नाम रखने लगे। लेकिन फिर फाइनली आईयूपीएसी आता है और ये बोलता है कि भैया खाता ना वही जो हम कहें वही सही। तो आईयूपीएसी ने कैसे कैसे नाम रखा, इसको हमें याद रखना है। ये पूछेगा ये क्या है? यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करता है किसी भी एलिमेंट के नाम को, सिंबल को, यूनिट को। समझ में आया? दुनिया की सबसे बड़ी टीम, सबसे पावरफुल टीम जिसके सिग्नेचर से किसी का भी नामकरण होता है एटम का, या उसका सिंबल बनता है, या उसका यूनिट डिसाइड होता है, वो कौन डिसाइड करता है? आईयूपीएसी डिसाइड करता है। मेनी ऑफ द सिंबल आर फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। बहुत सारे एटम का जो नाम था इंग्लिश में, उसका एक लेटर या पहला दो लेटर लेके सिंबल बना दिया गया। लेकिन पहला लेटर हमेशा बोला गया कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर रहेगा। तो जिसमें एक ही लेटर यूज हुआ है वो तो कैपिटल ही रहेगा, और जिसमें दो लेटर यूज हुआ, जैसे एल्युमिनियम में ए और एल यूज हुआ, तो ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा, दोनों कैपिटल नहीं होंगे। देखो कोई कोई ऐसा भी एटम था जिसमें कि पहला दो लेटर नहीं लिया गया, पहला लेटर ले लिया गया और बीच का कोई लेटर ले लिया गया, ऐसे भी नाम लिखा गया। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का पहला दो लेटर क्या है? सी और एच, लेकिन क्लोरीन का सिंबल क्या है? सी और एल, एच नहीं है। तो सी तो पहला हो गया और बीच में से एल उठा लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला दोनों ही लेना है और कोई नहीं लेना है। किसी किसी का ऐसा भी नाम लिखा गया कि पहला लेटर तो ले लिया और दूसरा लेटर कहीं बीच से उठा लिया, जैसे क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, ये सब हो गए। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कुछ ऐसे भी एटम थे जिनका इंग्लिश नेम का लेटर नहीं लेके ग्रीक लेटर, ग्रीक नाम, उनका ग्रीक नाम, लैटिन नाम या जर्मन नाम से उनका अल्फाबेट उठा के और उनका सिंबल हुआ। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल क्या है? एफी। आयरन नाम में ना तो एफ आ रहा है ना ई आ रहा है, लेकिन आयरन क्या है? एफी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्यों? लैटिन नाम है फेरम। एफी का फुल फॉर्म क्या है? फेरम। एटम का फुल फॉर्म है फेरम, एफी का फुल फॉर्म है फेरम। तो किससे लिया गया? लैटिन नेम से लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नेम से ही सिंबल बनाए गए, उनके लैटिन नाम या ग्रीक नाम या जर्मन नाम से भी सिंबल बनाए गए। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। नेट्रियम का, पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। समझ आया? देखो कुछ एलिमेंट का ये दिया गया है सिंबल, तो ये सिंबल को याद रखना है, फॉर्मूला राइटिंग में काम आएगा अभी। विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ साथ रिपीटेड यूजेज विल बी ऑटोमेटिकली विल बी रिप्रोड्यूस द सिंबल। मतलब इतना बार बार यूज करोगे कि तुम नाम लिखना अपने आप ही सीख जाओगे इन सब एटम का आगे जाके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा कुछ कुछ याद कर लेंगे। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटम से मिलकर मैटर बनता है, और मैटर क्या होता है? जिसके पास मास भी हो प्लस वॉल्यूम भी हो, उसे मैटर कहते हैं। मास और वॉल्यूम मैटर के पास है, तो मैटर के ही तो सबसे छोटे पार्ट को कहते हैं एटम। हाँ, मैटर के सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? एटम। तो एटम के पास भी मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा, थोड़ा ही होगा लेकिन होगा तो सही। मास ऑफ वन एटम को कहते हैं एटॉमिक मास। उसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है, जिस यूनिट का नाम है AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास
यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटम को हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। अब जाके इसका एक नया शॉर्ट फॉर्म, चूंकि ये AMU हो जाता था, 3 लेटर का हो जाता था, तो अब जाके इसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया है क्या, यूनिट। मॉडिफाइड वर्जन आ गया है केवल U। केवल U का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। एक AMU का 1 AMU कितना होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। कितना होता है, C12 कार्बन एटम के मास को मेजर कर लो, एक एटम को, और 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 AMU। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3। इसको कहते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्रिटियम। लेकिन जब मास ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी तो इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा, तीनों के मास का एवरेज, क्योंकि नेचर में, प्रकृति में तीनों बराबर नहीं पाए जाते। ये मान लो 97% पाया गया, तो ये 2% पाया गया, और ये 1% पाया गया। तो इनका एवरेज मास निकालते हैं। एवरेज मास जो होगा वही होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मास कितना कहोगे, 1H1 वाला या 1H2 वाला या 1H3 वाला, तो तीनों को नहीं कहेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे। समझाया। यदि किसी भी एटम के अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं तो हमें एटम का मास हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप। एलिमेंट के मास दिए हुए हैं जो तुम्हें जरूरत पड़ेंगे, इन्हें याद कर लेना, क्योंकि हर जगह नहीं दिया रहेगा। हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड मास, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, ये क्लोरीन का होता है। तो इनके एटॉमिक मास को याद रखना। एटम कैसे एग्जिस्ट करता है प्रकृति में, तो एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत कम ऐसे एटम होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी न किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होके एक अलग मॉलिक्यूल बनाएगा और उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेकिन सारे नहीं, कुछ ऐसे भी एटम है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो पहले ये अंडरलाइन कर लो, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते। दुनिया एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते, 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वही मॉलिक्यूल ज्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में मिलकर मैटर बनाता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। बहुत सारे एटम के मिलने से या 2 से ज्यादा एटम के मिलने से क्या बना, मॉलिक्यूल, और लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बना, मैटर। समझ आया। इसका उल्टा भी सत्य है, यदि मैटर को तोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम। मॉलिक्यूल जनरली 2 या 2 से ज्यादा एटम का ग्रुप होता है जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे मान लो कि H2O है तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो 3 एटम एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से, देखो बॉन्ड मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को बांधे रहते हैं, और ये 3 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। किससे किसका मिलकर बना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मान लो 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिया, H2O2 कर दिया, तो इसका नाम वाटर नहीं है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम जितना है उतना ही रहेगा, उसको हम 1 ग्राम भी, 1 AMU भी चेंज नहीं कर सकते, और नहीं उसकी एक भी संख्या चेंज कर सकते हैं। हर एक मॉलिक्यूल के एटम फिक्स है, कौन रहेगा, कितना रहेगा, या O2 हो गया, या Cl2 हो गया, या N2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो जाते हैं।
ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, H2 कहते हैं इसको, समझा। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम एटम का भी हो सकता है और डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकता है। मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है जो हाईलाइट किया हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर या सब्सटेंस। हमने एक गिलास पानी लिया उसको कम करते गए, थोड़ा सा बच गया, उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। सबसे लास्ट में वाटर के मॉलिक्यूल को हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कह सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है। क्यों रखता है, क्यों, क्योंकि जो वाटर की कहानी होती है, जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, जो वाटर की खासियत होती है, वाटर के मॉलिक्यूल में वो सारी खासियतें हैं। तो किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्ट जो कि उस पदार्थ के सारे लक्षण को, सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, तो हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन भी आग लगाने वाला, आग लगाने का काम करता है, ऑक्सीजन भी आग लगाने का काम करता है, लेकिन वाटर आग बुझाने का काम करता है। समझ आया, आग को क्या करेगा, बुझा देगा। तो मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो इनका प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग रूप पकड़ लेंगे। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जो उस पार्टिकल का सारा लक्षण अपने पास रखता है। जैसे चीनी है, चीनी को टुकड़े करते जाओ, सबसे छोटा पार्ट जो चीनी के सारे लक्षण को शो करता है, अब उसको तोड़ दिया तो एटम मिल जाएगा हमें। तो उस सबसे छोटे पार्ट को जो इंडिपेंडेंटली चीनी कह सकते हैं, उसको अलग कुछ नहीं कहेंगे, उसको इंडिपेंडेंटली चीनी कह सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, सबसे छोटे पार्ट को, चीनी का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक सेम एटम के बीच में, सेम एटम के बीच में मॉलिक्यूल बनेगा और एक डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूल बनेगा। तो सेम एटम के बीच में जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। और जो डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूल बनेगा उसे कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो सेम एलिमेंट के बीच में कौन कौन से बना, जो तुम्हें बताया था, हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है, ओजोन O3 होता है, सेम एलिमेंट है, फास्फोरस P4 होता है, सेम एलिमेंट है, सल्फर S8 होता है, सेम एलिमेंट है। लेकिन कंपाउंड में क्या हो गया, CO2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2O हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, NH3 अमोनिया, हाँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकता है, तीन भी एटम हो सकता है, चार भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप का होगा। हमने 2 एटम से शुरुआत किया था। और लिख लो, आर्गन, आर्गन अकेला होता है, हीलियम, हीलियम अकेला होता है। तो एक एटम का भी मॉलिक्यूल होता है, 2 एटम का भी होता है, 3 एटम का भी होता है, 4 एटम का भी होता है, लेकिन जितने भी एटम होंगे मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के होंगे, तभी उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। समझ में आया? अब जितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम को उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो एटॉमिसिटी हो गया। जैसे S8 में 8 एटम है तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 8। फास्फोरस में कितने हैं, 4, तो एटॉमिसिटी हो गई 4। अब मान लो कि एटॉमिसिटी इधर हो गया और इधर हो गया नेम। जिस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी 1 है उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक। क्या कहते हैं,
मोनो एटॉमिक। जिस एटम का एटॉमिसिटी 2 है उसे कहते हैं डाई एटॉमिक। क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। जिसका एटॉमिसिटी 3 है ट्राई एटॉमिक। जिसकी 4 है टेट्रा एटॉमिक। ऐसे ही चलता जाएगा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। किसी भी मॉलिक्यूल को कितने एटम मिल के बनाते हैं उसे उसका एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे आर्गन क्या था? मोनो एटॉमिक। हीलियम क्या था? मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, क्लोरीन डाई एटॉमिक, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक। समझ आया? टेट्रा के आगे पॉली एटॉमिक लिख सकते हो, ऑक्टा एटॉमिक लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फर क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। डेफिनिट प्रोपोर्शन में फिक्स रहता है कि 2 हाइड्रोजन होगा 1 ऑक्सीजन होगा तभी वाटर बनेगा। 2 हाइड्रोजन होगा 2 ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 को डाई कहते हैं इसलिए कहते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा, फिक्स है। इनके मास का रेशियो क्या हो गया? 1:8। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन रहेगा, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन रहेगा, फिक्स है। देखो आयन क्या होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो नॉन मेटल थे। जब एटम एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो इस पे स्पेशल चार्ज आ जाता है, स्पेशल चार्ज लगता है, और इसी चार्ज स्पेसीज को हम आयन कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे क्या है? माइनस चार्ज है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। इसे केटायन कहते हैं, प्लस चार्ज वाले को केटायन कहते हैं और माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। और NaCl हो गया आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो मेटल और नॉन मेटल पे एक स्पेशल चार्ज होता है, और इस चार्ज कैरिंग स्पेसीज को देखो, Cl माइनस पे चार्ज है तो इसे क्या कहेंगे? आयन। Na प्लस पे चार्ज है तो इसे क्या कहेंगे? आयन। अब ये बात अलग है कि इसे केटायन कहेंगे, ये एनायन कहेंगे, लेकिन दोनों में आयन है। प्लस चार्ज वाले को केटायन कहते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयन, इसमें एक से ज्यादा एटम होता है एक आयन पे। जैसे SO4 2 माइनस, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है इसमें। CO3 2 माइनस, ये क्या है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन मतलब पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम है ना। एक एटम हो गया तो मोनो एटॉमिक आयन हो गया, और एक से ज्यादा एटम हो गया तो पॉली एटॉमिक आयन। ये कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, और ये पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए तो लाइफ टाइम केमिस्ट्री आ जाएगी दिमाग में, नहीं समझे तो कभी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में मेटल और राइट साइड में लिखते हैं नॉन मेटल। मतलब लेफ्ट साइड में लिखते हैं केटायन, मेटल को क्या कहते हैं? केटायन। और राइट साइड में लिखते हैं एनायन, माइनस चार्ज वाला। मतलब ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। समझ में आई बात? तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखते हैं सिंबल
क्या लिखते हैं, सिंबल, और नीचे लिखते हैं वैलेंसी, और फिर क्रॉस लिंक कर देते हैं। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट को कितना कंबाइन करने की क्षमता है। वैलेंसी क्या हो गया, कंबाइनिंग पावर हो गया किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, या पॉलीएटॉमिक आयन का। यदि आयन है तो उसका चार्ज ही हो गया वैलेंसी। फॉर आयन के केस में चार्ज जो होगा उसके ऊपर वही क्या हो जाएगा, वैलेंसी। आयन के केस में जो चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। आर्म और सिंबल दिया हुआ है टेबल में, यहीं से देख के लिखना है। देखो, सोडियम पे एक चार्ज होता है, पोटेशियम पे एक चार्ज होता है, सिल्वर पे एक चार्ज होता है, कॉपर पर एक चार्ज होता है। कॉपर दो तरीके का होता है, कॉपर 1 कॉपर 2। तो कॉपर 1 पे एक चार्ज, कॉपर 2 पे 2 चार्ज होते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 चार्ज, जिंक आयरन 2 कॉपर 2 पे 2 चार्ज होते हैं। एल्युमिनियम और आयरन 3 पे 3 चार्ज होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक चार्ज होगा। अब आ गया एनायन। हाइड्राइड भी एनायन है, क्लोराइड भी एनायन है, ब्रोमाइड, आयोडाइड एनायन है, एक माइनस चार्ज होंगे। ऑक्साइड, सल्फाइड एक 2 माइनस चार्ज होंगे। नाइट्राइड पे 3 माइनस होता है। अमोनियम पे एक चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे एक चार्ज, नाइट्रेट पे एक चार्ज, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे एक चार्ज, कार्बोनेट पे 2 चार्ज बताया था अभी, सल्फाइड पे 2 चार्ज, सल्फेट पे 2 चार्ज। इस पे ऑक्सीजन का अंतर होता है। देखो, सल्फाइड पे 3 ऑक्सीजन है, सल्फेट पे 4 ऑक्सीजन है, फॉस्फेट पे 3 चार्ज होता है। ये चीज याद, एक चीज याद रखो कि क्रॉस लिंक इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी बराबर हो जाए। दूसरा चीज कि पहले मेटल लिखते हैं और बाद में नॉन मेटल लिखते हैं, ये बता चुके हैं। यदि पॉली एटॉमिक आयन है तो पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे 2 या 2 से ज्यादा एटम है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब एक प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। अब देखो, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, जिसमें 2 ही एटम होते हैं। 2 एटम के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो पहले बाइनरी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें 2 एटम होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ध्यान से, किसका लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, और फिर क्या लिखेंगे, वैलेंसी। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। अब हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, प्लस में, देखो तो +1, बिल्कुल सही। तो यहां लिखेंगे 1, प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता है। और Cl पे 1 माइनस होता है, तो 1 लिख दिया इधर। अब क्रॉस लिंक करो इनको, क्रॉस लिंक कर दिया, दोनों के एटम 1-1 होंगे, मतलब वैलेंसी बराबर हो जाएगा ना। फिर 1-1 वैलेंसी है, बराबर है, तो क्रॉस लिंक कर दो तो H1Cl1 हो गया। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसे कहेंगे HCl। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, फिर वैलेंसी। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का सिंबल H। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितने 1 होती है, सल्फाइड की 2 होती है। क्रॉस लिंक ये इससे और ये इससे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, और सल्फर 1 ही रह जाएगा, तो H2S। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पहले अच्छा, हाँ सही बोला, सिंबल, फिर वैलेंसी। कार्बन का सिंबल C, क्लोराइड का Cl। कार्बन का कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, क्लोरीन का 1। क्रॉस लिंक करो तो क्या हो गया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैग्नीशियम, पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, फिर Mg, और क्लोराइड Cl। मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है, और क्लोरीन का 1 होता है। कर दो क्रॉस लिंक, MgCl2। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उनको काउंट कर लो और उनके सबके मास को सम कर लो, ऐड कर लो, तो जो टोटल मास मिलेगा वही होगा मॉलिक्यूलर मास। और इसका भी ऐसा यूनिट यूनिफाइड मास, इसको भी यूनिफाइड मास में मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट में ही मेजर करते हैं, रखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट, कितना हो गया? 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया बताओ? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हुआ? 63 यूनिफाइड मास। फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास भी वैसा ही है जैसे मॉलिक्यूलर मास था, अंतर इतना ही है कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए है। मास ऑफ NaCl मतलब कितना हो जाएगा? सोडियम कितना होता है? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अरे क्या बात है, क्या बात है। हो गया। मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो 1 इंटू मास ऑफ Ca प्लस 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन कितना है बोलो? सर 40 प्लस 2 40 है कैल्शियम का, सर प्लस 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 यू। मोल कॉन्सेप्ट। मोल से हम किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी। जैसे हमने 1 दर्जन केला खरीदा, तो कितना केला खरीदा? 12, तो क्वांटिटी पता चल गया ना, हमने दर्जन कहा मतलब 12 केला। मोल से भी एक नंबर जुड़ा है, 1 मोल कहने का मतलब उतना हो जाएगा, उस नंबर का स्पेशल नाम है एवोगैड्रो नंबर। तो इससे भी हम क्वांटिटी बताते हैं। क्यों मोल से क्यों बताते हैं, दर्जन से क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब एटम या मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन होता है केमिस्ट्री में, तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों उतना काउंट नहीं हो सकता कितने वो रहते हैं। तो इसीलिए क्वांटिटी बताने के लिए हमने नया तरीका अपनाया, मोल। क्वांटिटी या तो मास से हम बताते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, या नंबर में बताते हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्वांटिटी को नंबर से बताते हैं। सिंबल में यूनिट का सिंबल क्या होता है? MOL, ई हटा दिया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। 1 मोल में कितने होते हैं? 1 दर्जन में तो 12 होते हैं, तो 1 मोल में कितने होते हैं? तो 1 मोल में होता है 6.022, इतना तक ही याद रखना, इंटू 10⁻23। जैसे मान लो कि हमने लिखा 1 मोल पेन, तो कितना पेन? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। 1 मोल बुक लिखा हमने, कितना बुक? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक। तो वैसे ही 1 मोल एटम मतलब कितना एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल? 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। समझ आया? तो मोल से हम क्या बताते हैं? क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर बताने का ऐसा यूनिट है। Na से लिखते हैं इसको, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर का नाम है
इस नंबर का क्या नाम है? स्पेशल नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर। हाँ, एक मोल किसी भी चीज का है तो उसके मास को हम कहते हैं मोलर मास। एक हाइड्रोजन के मास को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। लेकिन एक मोल हाइड्रोजन के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एक H2O मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक मोल वाटर मॉलिक्यूल के मास को कहेंगे मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। लेकिन मास ऑफ वन मोल हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। मोलर मास निकालना है तो यूनिफाइड मास की जगह क्या लिखते हैं? ग्राम। इसीलिए इसे ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मोलर मास को क्या कहते हैं? इसीलिए मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, क्योंकि जो U है वहां पे G कर देना है, नंबर वही रहेगा। तो मोलर मास किसे कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग मतलब एटम या मॉलिक्यूल। अब ये मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब क्या है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? तो मोल निकालने के फॉर्मूला लिख लो पहले। एक नंबर के टर्म में होता है और एक मास के टर्म में होता है। तो पहला फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, जितना मास दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर सही है, मोल या मास है? अपॉन तो सेकंड एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ हीलियम कितना दिया है? 52 ग्राम। और मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। गिवन मास कितना हो जाएगा? 52 ग्राम। मोलर मास 4 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, 4 से काटो, कितना आ गया? 13 मोल आंसर। इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम है, ठीक है। तो नंबर के टर्म में क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों 10 कट गए और ये 6 वाला 12 से कट जाएगा 2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा? 2 मोल आंसर आ जाएगा।